नमस्कार, अजय कुमार झा हूँ मैं आपके साथ अब इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर, इंडिया पॉलिटिक्स 2। राजनीति के बाद अब अर्थनीति, इस पर चर्चा आज आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि नई सरकार, मोदी जी की नई सरकार, तीसरी पाली की नई सरकार, उसमें पहला ऐसा सेशन जहाँ से क्रियाकलाप क्या होंगे देश में सरकारों के और ख़ास करके केंद्र सरकार के, उस पर सरकार अपना क्या रवैया रखती है और क्या करना चाहती है, हमें देखने का मौका मिलेगा। यह गुजरे ज़माने की बात है जब लोग बजट की प्रतीक्षा बड़े उम्मीद से किया करते थे। अब आज उतना कुछ नहीं है, परंतु अगर गंभीरता से देखें तो बहुत कुछ बदला नहीं है। अब भी हम बजट की प्रतीक्षा करते हैं और उसमें देखना चाहते हैं कि देश की सरकार क्या नीति लेकर के आ रही है और किस दिशा में देश को ले जाने का व्रत ठानती है। अब कल तो आर्थिक सर्वेक्षण रखा जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण जो सरकार रखेगी, केंद्रीय सरकार, तो उसमें पिछले साल क्या कुछ हुआ, आर्थिक प्लेटफॉर्म पर कैसे कैसे देश चला, क्या कुछ उपलब्धि हुई, क्या उपलब्धि नहीं हो पाई, अन्य अलग अलग क्षेत्रों में, इस पर सरकार अपना जो सर्वे इनके पास है आर्थिक सर्वेक्षण का, वो रखेगी। और उसके बाद उसको बेस बना करके और बाकी अन्य चीज़ों को भी देखते हुए सरकार अगले दिन जो बजट लाएगी उसमें कौन सा रास्ता अख्तियार करेगी, इस पर चर्चा। और यह जो बात है वह 23 तारीख को रखी जाएगी, 23 जुलाई 2024 को रखी जाएगी। तो ये 2 दिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए क्या कुछ इसमें हो सकता है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, अंदेशा हैं लोगों के मन में, सरकार क्या करेगी। एक बात तो तय है कि मोदी जी ने एक व्रत तो निश्चित तौर पर ठान रखा है कि उन्हें देश को आगे ले जाना है। जहाँ तक वो लाए हैं उससे बहुत आगे ले जाना है। उन्होंने बिल्कुल समय सीमा भी निर्धारित कर दी है कि 2047 तक जो भी सरकारें आएंगी, यह उनका दायित्व होगा कि देश को वहाँ पहुँचा दे जहाँ इसे हम डेवलप्ड कंट्री कह सकते होंगे। तब अब अगर उसमें जो भी सरकार आए, यह उसकी जिम्मेवारी बनेगी, क्योंकि इन्होंने वह जिम्मेवारी सौंप दी है आने वाले पीढ़ी पर। और उसका फाउंडेशन स्टोन वैसे तो 2014 से ही पड़ा हुआ है, लेकिन अब जिस तरह से मोदी जी ने चीज़ों को रखा है और बताया है, उससे तो यह साफ जाहिर हो रहा है कि यह बहुत ही क्रूशियल सेशन होने वाला है। क्योंकि यहाँ से जो कुछ भी होगा वह हमारी गति तय करेगा, वह हमारे कमिटमेंट तय करेगा और हमारे विल पावर तय करेगा, हमारे स्पीड को तय करेगा कि हम सचमुच कहाँ तक जा पाएंगे। डेवलप्ड स्टेट का जो एक मंसूबा देश ने बनाया है, मोदी जी ने जो रखा है देश के सामने पहले से भी, तो उसे लोग देखने की कोशिश करेंगे कि क्या स्पीड वही होगा या उसमें आमूलचूल और भी परिवर्तन होगा। हालांकि जिस स्पीड से देश बढ़ा है, अलग अलग नज़रिए से लोग इसे देख सकते हैं, परंतु काफ़ी कुछ बढ़ा है, इससे तो इनकार नहीं कर सकते हैं, परंतु काफ़ी कुछ नहीं हुआ है, यह भी बात बिल्कुल साफ है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का उम्मीद लगा करके बैठे हैं, जो मुश्किल से हमें लगता है कि दो साल के अंदर हम वहाँ पहुँच जाएंगे। परंतु $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अपने आप में तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। अगर हमने यह अपनी प्रतिज्ञा रखी है कि हमें डेवलप स्टेट में आना है, तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत जैसे 140 करोड़ की आबादी वाले देश और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है। इस बात को भी आप निगेट नहीं कर सकते हैं।
हमें 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से भी आगे का रास्ता तय करना होगा, और जितनी जल्दी हम कर सकें उतना ही बेहतर होगा हम सबों के लिए। और ये हो भी जाएगा, इसलिए होगा कि अगर हम पर कैपिटा इनकम को अपना आधार बनाएं, और जहां 1.5 अरब आबादी आज है और आने वाले समय में यह आबादी तो और तेज़ी से बढ़ेगी, जिसकी पूरी संभावना है, तो निश्चित तौर पर यह छलांग लंबा लगेगा। यह 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से बहुत आगे जाने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो स्केल और जो स्पीड, अब मोदी जी कहाँ तक इसे ले जाएंगे, यह तो उनके हाथ में, अभी 5 साल का वक्त तो है ही, अब आगे क्या होगा, कौन सी सरकार होगी वह तय करेगी। लेकिन यह 5 साल इनके पास बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें वो ये फाउंडेशन तो डाल ही देंगे कि हमें काफ़ी लंबी छलांग लेनी है। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो होने वाली है वह यह है कि मोदी जी अपने ब्यूरोक्रेसी को किस तहत एकदम गैलपिंग स्ट्राइड में ले चल सकते हैं। चूँकि ब्यूरोक्रेसी सिर्फ वही नहीं है जो दिल्ली में बैठा हुआ कैबिनेट है, ब्यूरोक्रेसी वह भी है जो राज्यों में भी एकदम निम्न, जो सबसे निचला पायदान है, वहाँ पर बैठकर भी काम करता है। वहाँ पर उन सारे कामों को करता है जिससे रोज़ बरोज़ लोगों को अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से रूबरू होना पड़ता है इस संस्था के सामने। और वहाँ राज्य की सरकारें काम करती हैं। अब ये भी एक कन्फ्लिक्ट होगा, कैसे कर पाएंगे, केंद्र सरकार ऐसा क्या डिसीजन ले पाएगी जिनसे ये सब चीज़ें होंगी, यह भी हम देखेंगे। क्या उस संदर्भ में भी कोई बात होगी, कह नहीं सकते, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि उस संदर्भ में कोई खास बात हो पाएगी, क्योंकि वह तो मूलतः स्टेट का विषय हो जाता है, एकदम निचले पायदान पर जा कर के ब्यूरोक्रेसी को की स्पीड को देखने का। लेकिन जहाँ तक केंद्र सरकार कर सकती है वहाँ वह चीज़ें तो हमें दिखेंगी। किस किस एरियाज़ में होंगे, निश्चित तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मोदी जी क्या करना चाहते हैं, जहाँ तक उन्होंने निर्णय लिया था उससे आगे वो कहाँ जाना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी दिखेगा, सर्विस सेक्टर में दिखेगा, हर एक सेक्टर में यह तो दिखना तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब किस स्पीड में वहाँ काम होगा, पॉलिसी पैरालिसिस एक समय था जो हम लोग ये फ्रेज बराबर सुना करते थे, परंतु पॉलिसी एग्जीक्यूशन में जो स्पीड है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा करना पड़ेगा तीनों सेक्टर में काम करने के लिए। एक बात यह तय है, मुझे लगता है कि इस संदर्भ में भी नई सरकार का जो बजट आएगा उसमें उसके इशारे होंगे। और अब उसका दूसरा साइड हम देखें तो दूसरा साइड जो अगर हम पॉपुलेशन के आधार पर देखें तो अलग अलग जो पॉपुलेशन साइज़ है, सबसे पहले तो जो यूथ है, जो निश्चित तौर पर हमारा सबसे बड़ा हमारी ताकत है, उसके लिए मोदी जी क्या स्कीम लेकर के आते हैं, यह भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। और वो कितना फलीभूत हो पाता है यह देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सिर्फ स्कीमें नहीं, स्कीमों से नहीं होने वाला है, वो किस तरह से यूथ के हित में हो सकता है और वो कितना उसको उस काम को करने के लिए किस तरह से मॉनिटर किया जा सकता है, यह भी इम्पॉर्टेंट है कि क्या सरकार उस पर भी ध्यान लगाती है या नहीं, यह भी देखना है। अभी हम लोगों ने देखा है कि उस कंटेक्स्ट में काफ़ी बहस हुई है, उसको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे लगता है यूथ सेक्टर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। फिर जो छूटा हुआ सा दिखता था वो एजेड पीपल जो हैं, उनकी संख्या हमारे देश में काफ़ी बढ़ रही है। उसको लेकर के मोदी जी ने इलेक्शन से पहले ही ऐलान कर दिया था, और जब रिज़ल्ट आए तो खुल करके उन्होंने कहना शुरू किया कि बुज़ुर्गों के लिए काफ़ी कुछ इस बार स्कीम लाए जाने की संभावना है। कम से कम स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो निश्चित तौर पर उन्हें भी जो एक फ्री हेल्थ देने की बात है टिल लाइफ, वो तो ज़रूर आएगा, उसके भी इम्पैक्ट पड़ेंगे। और फिर जो उम्र के लिहाज से जो बच्चे हैं, अब उसमें कोई भी आ सकता है, मेल फीमेल, वो तो खैर सबों में है, लेकिन यहाँ भी तो उस सेक्टर में क्या काम करते हैं, कैसे कर रहे हैं।
और अगर हम जेंडर के तरीके से देखें तो मेल और फीमेल दो अलग अलग जो जेंडर है उस कंटेक्स्ट में क्या पॉलिसीज़ आएंगी, यह भी देखने की बातें होंगी। और यह तो हुई मोटी मोटी बातें। अब स्पेसिफिक बात करें तो जीएसटी में क्या होना है। जीएसटी एक बहुत बड़ा बहस का विषय बना हुआ है कि जीएसटी का रेट हमारे यहाँ बहुत हाई है। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे यहाँ इनकम टैक्स का रेट बहुत हाई है। अब वैसे पहले की तुलना अगर हम करें तो फिर उससे तो बातें बनेंगी नहीं, क्योंकि हम पहले की तरह तो बहुत समान गति से चलना चाहते नहीं हैं। हमारा स्पीड अगर बड़ा होना है तो एक इनकम टैक्स वाला एरिया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको भी एड्रेस करना पड़ेगा। और ख़ास करके जो सर्विस क्लास के लोग हैं, जो सर्विस क्लास के लोग नहीं हैं, जो बिजनेस क्लास के भी हैं, ये सबों के लिए इनकम टैक्स में राहत की आवश्यकता है। और वो ऐसी राहत नहीं कि सामने से तो सब कुछ दिखेगा कि राहत मिला और पीछे से कुछ और कर लगा दिए जाएं, कुछ कर भार जोड़ दिए जाएं। उस तरह के राहत से कुछ नहीं होने वाला है। तो लोग यह भी ज़रूर उम्मीद लगा के बैठेंगे कि वो ऐसी राहत मिले जो 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 मीनिंगफुल हो। ऐसा नहीं कि एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से लिया, तो उससे कुछ खास फ़ायदा फिर देश की इकोनॉमी को होना नहीं। क्योंकि यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है जो समझना ज़रूरी है। भारत सरकार पिछले 10 सालों में पब्लिक सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्ट करती रही है और उसका इन्वेस्टमेंट का फल भी हम लोग देख रहे हैं कि लगातार उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन पब्लिक सेक्टर के एक्सपेंडिचर से हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ कभी नहीं मिलेगा। यह वन साइडेड ही रहेगा जब तक प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। चूँकि प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट होता है और जो कुछ भी लोग एक्सपेंडिचर करते हैं उसके मल्टीपल एरियाज़ में इम्पैक्ट पड़ते हैं। और जब हम गवर्नमेंट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर की बात हम करते हैं, जब वह खर्च करती है तो उसके बड़े स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस या फिर और भी स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जहां वो कर सकती है। तो उससे मल्टीपल एरियाज़ में प्रभाव तो पड़ते हैं, परंतु वो अगर आम लोगों का वहाँ एक्सपेंडिचर बढ़े तो इकोनॉमी को सीधा सीधा उसका फ़ायदा मिलता है और जीडीपी में ग्रोथ मिलता है, वो अलग। उससे ज़्यादा यह है कि जो लोगों में एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। वो भी एम्प्लॉयमेंट वाली बात अभी मैंने कहा तो उसे भी अभी कही देना ज़रूरी है कि वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के सरकार एक जो बात बहुत घुमा फिरा करके कहती रहती है कि हम इतने एरियाज़ में काम हो रहे हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट भी मान लीजिए हो रहे हैं, लेकिन उससे नहीं चलेगा। वर्दी एम्प्लॉयमेंट या फ्रूटफुल एम्प्लॉयमेंट वो जो है ना कि थोड़ा प्रोजेक्शन रखना पड़ेगा भारत सरकार को। क्या वो किस तरह से ऐसे कितनी आबादी बढ़ रही है, किस किस सेक्टर में हमारे पास मैन पावर आ रहा है, उसके नो हाउ क्या है, उसका सोशल कैपिटल के साथ साथ उनका इंटेलेक्चुअल कैपिटल, उनका एजुकेशनल कैपिटल क्या है और उन्हें किस एरिया में लगाया जा सकता है। इस तरह का जो अगर एस्टिमेशन सरकार कर पाती है और उसका कोई प्लान करती है तो वो पूरे देश को काफ़ी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। वो देख लेंगे। हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे इन्वायरमेंट वाला जो मसला है वह तो उसको भी ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है, लेकिन सब कुछ ऐसा होना है जो सभी एक दूसरे के और एक तीसरे के पूरक हों। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करे, एग्रीकल्चर सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग को करे, ये दोनों सेक्टर सर्विस सेक्टर को करे, ये इम्पॉर्टेंट है। और उसमें जनता की भागीदारी, लोगों की भागीदारी, आम जन की भागीदारी, छोटे से छोटे स्तर से लेकर बड़े से बड़े स्तर के लोगों की भागीदारी, अपने स्तर पर वो क्या कर पाते हैं, यह बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि यहाँ सरकार को ज़्यादा गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें भी आएंगी। चूँकि ये विषय बहुत बड़ा है, इसे छोटे से टाइम फ्रेम में बताया नहीं जा सकता है, लेकिन मोटी मोटी बातें मुझे लगती हैं कि यह सब होना ज़रूरी है और इधर ज़रूर सरकार एड्रेस करेगी। इसी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, डिफेंस सेक्टर आ जाता है, आत्मनिर्भरता की बात तो हम करते रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता भी उसको तो स्पीड मिलना ही चाहिए, लेकिन वो ऐसा ना हो कि हम आत्मनिर्भर होने के क्रम में टाइम बाय करते चलें। ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे नुकसान होने की संभावना भविष्य में बनी रहती है। खास करके जब हम ऐसे देशों से घिरे हैं
जहाँ से हमें बराबर चैलेंजेस मिलते रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसे भी सरकार ज़रूर ध्यान में रखेगी, ये मुझे लगता है। तो सबों के ध्यान वहीं खड़े हैं, वहीं देख रहे हैं। और हाँ, फ्यूल सेक्टर वाली बात जो मैं कहना भूल गया कि वहाँ फ्यूल प्राइस के संदर्भ में, जो ऊर्जा के प्राइस के संदर्भ में उसे जीएसटी में लाने की बात काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन उसकी वजह से राज्यों को जो नुकसान होगा उसको सरकार कैसे मीट कर पाएगी, और क्या यह हो भी पाएगा कि नहीं उसे जीएसटी में ला पाना, यह भी एक बड़ी चुनौती होगी, देखने की बात होगी। तो हमें लगता है कि सरकार के पास चैलेंजेस बड़े बड़े हैं, और मोदी जी निश्चित तौर पर इस बार, चूँकि इनका ये 5 साल जो है बहुत ही फंडामेंटल ईयर्स आप कह सकते हैं, की पीरियड कह सकते हैं, आगे का स्प्रिंग बोर्ड के रूप में इस्तेमाल करके बढ़ने का। उम्मीद करते हैं कि फिर अब कल इस पर अगर मौका मिला तो बात करूंगा, नहीं तो परसों तो करूंगा ही। और इस बीच आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए, आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।